ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला है। यहां पर 3 गाड़ियां हैं। यह है कार ए। ये कार ए इस तरफ चल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब यहां पर 2 गाड़ी है। इस पॉइंट से राइट नाउ एल दूरी पे है। इसको हम कार बी बोलते हैं, जो इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरा एक गाड़ी है सी, जो इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। लेंथ एल जो है वो ले लो 1500 मीटर। ठीक है। अच्छा, नेग्लेक्ट लेंथ ऑफ द कार, नेग्लेक्ट लेंथ ऑफ द कार। ठीक है। नाउ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक, B decides to overtake A before C meets it. C A को मीट करे उससे पहले B ने यह डिसाइड किया जो वो अब A को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। तो सवाल यह है, कैलकुलेट मिनिमम एक्सीलरेशन of car B to avoid the collision. अच्छा, बहुत ही सेकड़ा रोड है, मतलब केवल 2 गाड़ी का ही विड्थ है, राइट। यानी B ऑब्वियसली बात है A को इसी लेन से पार करना पड़ेगा जिस लेन पे C है, और फिर ओवरटेक करते ही उसको दूसरा लेन पे चला जाना पड़ेगा, और अदरवाइज कॉलिशन हो जाएगी। ठीक है, क्या मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, पूरा मोशन को हमें ए के रेस्पेक्ट में एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि ए को ही ओवरटेक करने के बारे में बातचीत हो रही है, तो क्यों ना हम ए को एक पत्थर बना ले। यानी फंडा क्या है? लेट अस स्टॉप ए। तो ए को अगर मैं स्टॉप करूंगा तो ए को बैकवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड देना पड़ेगा, और वो वाला वेलोसिटी में ये बी और सी दोनों को देना पड़ेगा। तो राइट नाउ जो सिनेरियो है, यहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, राइट। समझ में आया? नाउ बी इस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, इसका 10 था बट 5 बैकवर्ड देना पड़ेगा, तो बी का जो वेलोसिटी हो गया वो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सी के लिए इस तरफ 5 दिया था ए को, तो सी को भी इस तरफ 5 दोगे, तो सी का जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। ए जो है यहां पर पड़ा हुआ है, बी जो है वो ये वाला है, सी जो है वो ये वाला है, तो ये हमारा 1500 मीटर है, और ये भी जो है वो ये 1500 मीटर है। इस सिनेरियो पे बी ने डिसाइड किया जो वो एक एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा जो कि वो ए को पार कर जाए सी के पहले। सो मान लो बी ने इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया ए। अच्छा, बाकी और किसी का एक्सीलरेशन नहीं है, तो बी जो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा वही उसका रिलेटिव एक्सीलरेशन भी होने वाली है। बाकी और किसी भी बॉडी में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, राइट।
अच्छा, सी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, ये है 1500 मीटर। तो ये वाला जो लाइन है इसके बारे में अगर बात करें तो सी विल रीच हियर आफ्टर 100 सेकेंड्स। सी ये वाले पॉइंट पे 100 सेकेंड के बाद डेफिनेटली पहुंचने वाले हैं। सो बी मस्ट रीच देयर बिफोर 100 सेकेंड के पहले ही बी को डेफिनेटली पहुंच जाना पड़ेगा। अच्छा, बी के मोशन के बारे में अगर हम बात करें, उसका इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन है ए, और नेट डिस्प्लेसमेंट जो करना पड़ेगा वो है 1500 मीटर। तो दोस्तों, कैन आई राइट 1500 इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, राइट? ये है बी का टाइम। सो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 1500, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, राइट? सो यहां पर अगर हम ध्यान दें, जस्ट कलिजन को अवॉइड करने के लिए इसका सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। जस्ट कलिजन को अवॉइड करने के लिए इसका सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, यानी वो एक्सीलरेशन में 10 सेकेंड पर पहुंच जाएगा। कलिजन जस्ट होगा या जस्ट अवॉइड होगा, उसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सीलरेशन बी डेफिनेटली सेफली ए को ओवरटेक कर डालेगा। तो मैं अब इस वाले इक्वेशन में टी हमारा 100 सेकेंड जो निकाले हैं वो पुट करते हैं। तो टी इक्वल्स टू 100 सेकेंड, collision is just avoided, ओके? तो यहां पर अगर मैं पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 100 स्क्वायर इंटू ए प्लस 500 माइनस 1500, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 50 इंटू 100 ए इज इक्वल्स टू 1000। दिस इज गॉन 10, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कम से कम इतना एक्सीलरेशन तो चाहिए होगा जो बी पहले क्रॉस कर जाएगा ए को, जिससे कि कलिजन ना हो। एग्जैक्टली इतने पर जस्ट कलिजन होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा कलिजन हमारा अवॉइड हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है। ये वाला क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। ऑब्वियसली देख सकते हैं तीनों का मोशन को हमें एनालाइज करना पड़ेगा, तो तीनों का मोशन को एनालाइज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। सो बेटर ऐसे क्वेश्चनों में हम रिलेटिव अप्लाई कर दे, क्योंकि अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन को देखना है तो वहां पर रिलेटिव अप्लाई करना काफी ज्यादा अच्छा रहता है। ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है, एक रोड है, यहां पर दो गाड़ियां हैं, ये ए है, ये बी है। ए चल रहा था वेलोसिटी v1 से, बी चल रहा है वेलोसिटी v2 से। ये डिस्टेंस है d, ठीक है। इस टाइम पे जब दोनों गाड़ियों ने देखे एक दूसरे को, तो लगा जो भाई अब तो कलिजन होने वाले हैं, तो दोनों गाड़ी ने ब्रेक दबाए, राइट।
सो उस कारण पे ए पर जो रिटार्डेशन क्रिएट हुआ वो इस तरफ हुआ A1, बी पर जो रिटार्डेशन क्रिएट हुआ वो इस तरफ हुआ A2। तो सवाल यह है, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, calculate the minimum distance d for which the collision can be avoided। collision avoid हो सके उसके लिए d का जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को रिलेटिव फ्रेम से सॉल्व करके देखता हूं। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये पसंद होता अगर ए और बी में से कोई एक दीवार होता, तो दीवार के लिए बस हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना डेफिनेटली काफी आसान होता। तो क्वेश्चन को उसमें कन्वर्ट करने के लिए मैं अपने मर्जी से ए और बी में से किसी एक को स्टॉप कर देते हैं। तो लेट्स स्टॉप ए। अगर हम ए को स्टॉप कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है, ए हमारा बन गया है दीवार, ए हमारा बन गया है दीवार। ओके, नाउ अगर मैं बी के बारे में बातचीत करूं तो ए का इस तरफ वेलोसिटी था v1, तो उसको स्टॉप करने के लिए मुझे इस तरफ लेफ्ट की तरफ v1 देना पड़ा है, तो उतना ही वेलोसिटी बी को भी दो, तो बी का जो नेट इनिशियल वेलोसिटी होगा टुवर्ड्स द दीवार वो होगा v1 प्लस v2। अच्छा, ए का एक्सीलरेशन लेफ्टवर्ड a1 है, टू स्टॉप इट इसको मुझे राइटवर्ड a1 देना पड़ेगा, बट इसका तो राइटवर्ड a2 है। सो इसका इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो जाएगा a1 प्लस a2। एंड नाउ ये वाला डिस्टेंस है d, ठीक है। तो कलिजन को जस्ट अवॉइड करने के लिए ये वाले गाड़ी जब दीवार पे इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए। सो दोस्तों, व्हाट आई कैन राइट इज 0 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स a1 इंटू a2 इंटू डी। तो मेरे पास d का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a1 प्लस a2। ये हमारे पास आ जाएगा d का वैल्यू, दैट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस जो गाड़ियों के बीच होना चाहिए, तभी हमारा कलिजन अवॉइड हो पाएगा। अदरवाइज कोलाइड तो पक्के से करेगा ही करेगा, उसको हम रोक ही नहीं सकते हैं। ओके, सो नाउ ये वाला आंसर तो निकल गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्यों ना हम इस क्वेश्चन को वापस एक बार ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करने का ट्राई करें। सो नाउ लेट्स सॉल्व इन ग्राउंड फ्रेम। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, फ्रेम पे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों में से अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही आना चाहिए। अच्छा, अगर मैं केवल और केवल कार ए को एनालाइज करूं यहां पर, सो कार ए v1 से जा रहा है, तो फाइनली ये स्टॉप हो जाएगा। सो कार ए के लिए अगर हम देखें 0 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस 2a1 d1, जहां पे d1 जो है वो कार ए का स्टॉपिंग डिस्टेंस है। सो d1 जो है दैट इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर बाई 2a1, ये हमारा कार ए का स्टॉपिंग डिस्टेंस है।
सिमिलरली अगर मैं कार बी को एनालाइज करूं, कार बी को एनालाइज करूं, 0 स्क्वायर इक्वल्स टू V2 स्क्वायर माइनस 2A2 D2, तो D2 का जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी V2 स्क्वायर बाई 2A2। ये कार बी का स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये कार बी का स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो कार ए का स्टॉपिंग डिस्टेंस है V1 स्क्वायर बाई 2A1, कार बी का स्टॉपिंग डिस्टेंस है V2 स्क्वायर बाई 2A2। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा टोटल मिनिमम डिस्टेंस है D, दैट विल बी D1 प्लस D2, दैट इज V1 स्क्वायर बाई 2A1 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2A2। नाउ अगर हम गौर से ध्यान दें, ऑब्वियस सी बात है दिस इज नॉट इक्वल्स टू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स A1 प्लस A2। यानी मैं ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूं या रिलेटिव फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूं, दोनों केस में जो मिनिमम वैल्यू ऑफ D है, ठीक है, वो हमारा अलग अलग आ रहा है। तो मेन फंडा ये है। अच्छा बाय द वे एक चीज ध्यान देना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, ट्रस्ट मी। वेयर इज द मिस्टेक? Where is the mistake and which one of the two? Which one of the two is correct? देखो रिलेटिव में एक बात हमेशा ध्यान दो, रिलेटिव का मेन प्रॉब्लम ये है जो रिलेटिव हमें कंप्लीटली ब्लाइंड कर देता है। ठीक है, हमें रिलेटिव में असली में मालूम नहीं पड़ता है जो पूरा मोशन एक्चुअल में हो क्या रहा है। ग्राउंड फ्रेम में तो साफ साफ दिख रहा है भाई, दोनों का स्टॉपिंग डिस्टेंस मालूम पड़ गया। अब एक चीज ध्यान दो, ऑब्वियस सी बात है दोनों गाड़ी साथ में स्टॉप होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। यानी वो इनफैक्ट नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल V1 बाई A1 V2 बाई A2 के इक्वल हो। यानी अनलेस V1 बाई A1 इज नथिंग बट द स्टॉपिंग टाइम ऑफ द फर्स्ट कार, ठीक है, इज इक्वल्स टू V2 बाई A2, the two cars will not stop simultaneously. राइट, दोनों में से कोई एक गाड़ी पहले स्टॉप करेगा और फिर वो भगवान के नाम जपेगा, दूसरा गाड़ी उसके सामने आके जस्ट रुक जाना चाहिए। ये एजम्पशन हमने ग्राउंड फ्रेम में मारे हैं। तो मान लो लेट, कुछ तो मानना पड़ेगा, लेट ए स्टॉप्स बिफोर बी, यानी बी रुके उससे पहले हमारा ए जो है वो रुक जा रहे हैं। सो क्या होगा, ए सबसे पहले D1 डिस्टेंस पे आके रुक गया, बी अभी भी उस टाइम पे ग्राउंड फ्रेम में चल रहे हैं, वो थोड़ी टाइम बाद आके D2 डिस्टेंस पे जाके रुकेगा और वो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो D है, वो हमारा ग्राउंड फ्रेम का एजम्पशन है। अच्छा, रिलेटिव हमें कंप्लीटली ब्लाइंड कर देता है। ध्यान देना एक बात, ये वाला आंसर जब हम निकाल रहे हैं तब एक्चुअल में अजम्पशन ये है
जो गाड़ियों के पास बैक गियर है, मतलब क्या है, ए जो गाड़ी है वो स्टॉप होने के बाद, यानी अगर मैं केवल और केवल ए को एनालाइज करूं इस पॉइंट से, तो ए इस तरफ जाएगा, ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होंगे और उसके बाद ये बैक गियर मारना चालू करेगा, क्योंकि पूरे मोशन के दौरान अगर मैं A1 एज्यूम कर रहे हूं, इसके मतलब जो गाड़ी पहले स्टॉप हो जाएगा वो अब बैक गियर यानी रिवर्स गियर को एक्टिवेट करके उतना ही एक्सीलरेशन से अब पीछे की तरफ भागेगा। देखो, अगर मैं गाड़ी के बदले ट्रेन बोलूं तो ये आंसर डेफिनेटली रॉन्ग है, अनलेस एंड अनटिल v1 by a1 इक्वल्स टू v2 by a2 है, क्योंकि दोनों, कोई भी ट्रेन जो है वो तुरंत ऐसे रिवर्स गियर नहीं लगा सकता है। वहां पर कोलाइड करने के लिए जो ये वाला एनालिसिस है वही एनालिसिस सही है। ये वाले एनालिसिस से जब हमने आंसर निकाले हैं, यानी पूरा गाड़ी में से कोई भी एक गाड़ी रेस्ट पर नहीं आएगा, जैसे ही वो रेस्ट पर आएगा बैकवर्ड, देखो जब तक आगे चल रहा था तब तक ये ब्रेक का रिटार्डेशन है और वेलोसिटी 0 होते ही वो तुरंत बैक गियर मारेगा और बैक गियर मारते हुए बैकवर्ड A1 एक्सीलरेशन के साथ आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली ये वाले आंसर तभी आएगा जब बैक गियर वो एक्टिवेट करेगा, और बैक गियर एक्टिवेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बी के पास अब ज्यादा स्कोप है उस कलिजन को अवॉइड करने का, क्योंकि ए का जो मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस है D1, ए अब उससे पीछे की तरफ आ रही है। सो ग्राउंड फ्रेम में अगर मुझे ये वाला आंसर चाहिए, यानी मैं ये बैक गियर मारने को अलाउ कर रहा हूं, ग्राउंड फ्रेम में मुझे अगर ये वाला आंसर लाना है तो मैं किस तरीके से लाऊंगा, क्योंकि देखो दोस्तों, जो रिलेटिव से आंसर आ सकता है वो ग्राउंड फ्रेम से भी आंसर डेफिनेटली आ तो सकता है। सो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा हूं, ये ए है, ये बी है, दोस्तों मान लो ए पहले स्टॉप हो जाता है और ए हमारा इस तरीके का मोशन करता है, और बी जो है वो हायर वेलोसिटी वाला कार है। तो मान लो वो कोई इस पॉइंट पे आके मीट करता है दोनों, यानी ए पहले बैक गियर मार के कहीं पर पहुंचा है, बी वहां पर आके पहुंचा है। सो यहां पे अगर हम ध्यान दें, इस टाइम पे ए का वेलोसिटी अगर va है इस डायरेक्शन में और बी का वेलोसिटी है vb, va must be equals to vb to just avoid collision। यानी वापस जब ए और बी जस्ट मीट करेगा एक बार, उस टाइम पे ए और बी का वेलोसिटी जस्ट इक्वल हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले इंस्टेंट पे बी का तो अभी भी रिटार्डेशन चल रहा है बट ए का चल रहा है एक्सीलरेशन। तो ए अब और फास्ट वेलोसिटी के साथ आगे निकल जाएगा, जबकि बी जो है उसका रिटार्डेशन चलने के कारण अगले इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी vb माइनस dv होगा, ऊपर वाले का va प्लस dv होगा, जिस कारण पे a जो है वो हमारा आगे निकल जाएगा और कोई फर्दर कलिजन होने का संभावना नहीं है। तो जिस चीज को हम रिलेटिव फ्रेम में इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम का सिनेरियो कुछ इस प्रकार का है, ए कुछ आगे बढ़ा था बट वो वापस स्टॉप होते ही बैक गियर मारना चालू किया,
और B इस तरफ जो है वो इस तरफ चला है। ये हमने एज्यूम किए हैं A स्टॉप बिफोर B, तो A अपने बचाव के लिए स्टॉप होने के बाद भी नहीं रुका, वो बैक गियर मार के अपना क्या किया है, पीछे की तरफ एक्सीलरेट करवाना चालू किया है। देखो, हम जब मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन के पास ब्रेन नहीं होता है। वो ये वाला जो बैक गियर है उसको अपने आप एज्यूम कर लिया है, पूरा मोशन का रिटार्डेशन a1 प्लस a2 मानते ही, यानी दोनों पार्टिकल सेम टाइम तक चला है। ये एजम्पशन ऑटोमेटिकली हमने रिलेटिव में मान लिए हैं। ग्राउंड फ्रेम में देखने के बाद हमें मालूम पड़ता है जो अगर कोई बैक गियर एक्टिवेट नहीं करेगा तो ये वाला जो पूरा का पूरा एनालिसिस है, दैट एनालिसिस इज एक्चुअली रॉन्ग। सो अगर मान लो सेम टाइम पे एक्टिवेट किया है, सो नाउ लेट्स सी, ये है मान लो x, a का डिस्प्लेसमेंट होता है x, तो b का डिस्प्लेसमेंट होता है d माइनस एक्स। नाउ a के लिए अगर मैं देखूं, मैं टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव मानता हूं, टुवर्ड्स राइट को पॉजिटिव मानता हूं। सो a के लिए va स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियली v1 स्क्वायर प्लस 2, a1 तो बैकवर्ड है, इंटू एक्स। सो va स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस 2a1x, राइट। और b के बारे में अगर मैं एनालाइज करूं, b के लिए यहां पर रेफरेंस लाइन सेट कर लेता हूं, टुवर्ड्स लेफ्ट को मैं पॉजिटिव मानता हूं। सो vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू माइनस a2 इंटू d माइनस एक्स, राइट। यानी vb स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a2 इंटू d माइनस एक्स। राइट। पहले मैंने ये दोनों इक्वेशन को लिख दिया हूं। अच्छा, दूसरा एक चीज और, दोनों सेम टाइम पर पहुंचना चाहिए, तो मैं ए को अगर एनालाइज करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट v1 है, फाइनल वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट va है, तो माइनस va इज इक्वल्स टू v1 माइनस a1t। चलो va को आप v मान लो लिखने में, v1 माइनस a1t इक्वल्स टू माइनस v, v और vb को v मान लो मैग्नीट्यूड वाइज, और b का वेलोसिटी vb है लेकिन दोनों टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो vb इज इक्वल्स टू v2 माइनस a2t, तो v2 माइनस a2t दैट इज इक्वल्स टू v। तो दोस्तों, आई हैव टू एलिमिनेट टाइम t, आई हैव टू एलिमिनेट टाइम t, therefore v1 प्लस v बाई a1 दैट, इसको यहां पे ले आओ, v2 माइनस v बाई a2, राइट। सो मेरे पास क्या आएगा, v1 a2 प्लस a2v a1 v2 माइनस a1 v, तो v का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा a1 v2 माइनस a2 v1 अपॉन a1 प्लस a2। तो ये है हमारा फाइनल कॉमन वेलोसिटी, जो जस्ट कलिजन के इंस्टेंट पे, यानी कोलाइड ना करने का जस्ट वाला इंसिडेंट पे, ये हमारा कॉमन वेलोसिटी होगा। और अब ये वाला चीज को ऊपर पुट करते हैं, और सबसे पहले एक काम करते हैं, सुनो, मुझे x तो चाहिए नहीं, तो मैं x क्या लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू v1 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 2a1 और d माइनस एक्स
वहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2a2। तो x मुझे चाहिए नहीं, तो सिंपली इन दोनों को मुझे अब ऐड कर देना चाहिए। सो d आ जाएगा मेरे पास v1 स्क्वायर बाई 2a1 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2a2 माइनस v स्क्वायर बाई 2 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2। तो दोस्तों लेट्स सी क्या हो रहा है। v1 स्क्वायर बाई 2a1 v2 स्क्वायर बाई 2a2। अच्छा, v स्क्वायर को अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, a1 v2 माइनस a2 v1 का होल स्क्वायर बाई a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा, अगर हम ध्यान दें v का वैल्यू क्या आएगा, a1 v2 माइनस a2 v1 बाई a1 प्लस a2। तो यहां पर अगर हम ध्यान दे दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर का वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो माइनस a1 v2 a2 v1 इसका होल स्क्वायर बाई a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2, तो एक तो कटेगा, ये आ जाएगा मेरे पास, एक a1 प्लस a2 काट दो। सो दोस्तों दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 a1 a2 कॉमन ले लो, 1 बाई 2 a1 a2 तो पहले कॉमन ले लो। ठीक है, और एक काम करो a1 प्लस a2 भी कॉमन ले लो। ठीक है, ये पूरा चीज को कॉमन ले लो। सो अब मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास कॉमन क्या क्या ले लिया, 2a1 a2, तो a2 v1 स्क्वायर इंटू प्लस a1 v2 स्क्वायर इंटू a1 प्लस a2 माइनस इसका होल स्क्वायर, यानी a1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 v1 v2। ये मेरे पास आ जाएगा कैलकुलेशन में। तो ध्यान देना, मैं अब डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो पहला टर्म बच जाएगा a1 a2 v1 स्क्वायर, वो बच जाएगा, बट a1 स्क्वायर v2 स्क्वायर यहां पर कटेगा, a2 स्क्वायर v1 स्क्वायर यहां पर कटेगा, और a1 a2 v2 स्क्वायर वो वाला टर्म बचेगा। तो हर a1 टर्म में a1 a2 रहेगा, जो बाहर कॉमन आएगा और ये वाला a1 a2 से कटेगा। सो ये मेरे पास आ जाएगा, सॉरी यहां पे प्लस लिखना भूल गया था मैं, a1 प्लस a2, यहां पर प्लस था एक, और यहां पर उसके बाद बचेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v1 v2। ऑटोमेटिकली वो आ गया मेरे पास v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स a1 प्लस a2। दिस इज द ग्राउंड फ्रेम सॉल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है ये काफी ज्यादा टीडियस है एज कंपेयर टू द रिलेटिव फ्रेम। रिलेटिव फ्रेम में तो एक लाइन पे सॉल्व हो गया था। तो अगर कार बोला है तो ये वाला आंसर सही है, अगर ट्रेन बोला है ये वाला आंसर सही है। रीजन, ट्रेन पे डेफिनेटली हमारा बैक गियर का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ट्रेन पे बैक गियर का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बेसिकली वहां पर दोनों को इंडिविजुअली स्टॉप होना पड़ेगा एंड उसके लिए तो डेफिनेटली इतना टाइम लगने वाला है। बाय द वे, इफ वी आर लकी v1 बाई a1 इक्वल्स टू v2 बाई a2 अगर हो तो दोनों हमें बेसिक एसेंशियली सेम आंसर देगा। यू कैन ऑलवेज चेक, v1 को k a1 पुट करो और v2 को k a2 और उसको दोनों में पुट करके देख लो,
वो एग्जैक्टली सेम आंसर देने वाला है। ठीक है, पुट करके देख लो क्या आएगा, के स्क्वायर इंटू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाई 2 टाइम्स A1 A2, यानी क्या आ जाएगा के स्क्वायर इंटू A1 प्लस A2 बाई 2। यहां पर भी अगर पुट करोगे तो क्या आएगा देख लो, के स्क्वायर A1 स्क्वायर बाई A1, तो A1 A1 गॉन, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर A1 बाई 2 प्लस के स्क्वायर A2 बाई 2, तो के इंटू A1 प्लस के स्क्वायर इंटू A1 प्लस A2 बाई 2, वो एसेंशियली हमारा सेम देगा। यानी इफ वी आर लकी तो दोनों के दोनों पार्टिकल सेम टाइम पे स्टॉप हो रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम और रिलेटिव फ्रेम हमें सेम आंसर देने वाला है। सो अगर रिवर्स करना अलाउड होगा तो ग्राउंड फ्रेम का एनालिसिस मैंने राइट पे करके रखा हूं, कैलकुलेशन वापस एक बार देखना, मैं सही किया हूं, बस यहां पे लिखने में एक बार गलती हो गई थी, वो A1 प्लस A2 था ना कि A1 A2, 2 बार लिख दिया था मैंने गलती से। बाकी जो पूरा एनालिसिस है, आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया है। ये वाला अक्सर हर कोई आंसर निकाल के खुश हो जाते हैं और इसके पीछे का जो फिजिक्स है उस चीज को कंप्लीटली नजरअंदाज कर डालता है, राइट। तो दोस्तों एग्जाम में ये ट्रिक तुम्हारे साथ खेला जा सकता है, तो इस चीज पे हमें ढंग से ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके।